नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम की और इसमें हम पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के जो मुद्दे पिछले एक सप्ताह में चर्चा में रहा है उस पर बात करेंगे। ठीक है। और इसके तहत अगर देखें तो 5 महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वह हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें पहला है पाकिस्तान बना रहा अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइल। इसको लेकर के अमेरिका का प्रतिक्रिया अब आ गया है और अमेरिका ने इस पर अच्छा खासा नाराजगी जता दिया है। इसको देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्या कर रहा है। दूसरा, चीन के परमाणु बमों की संख्या जो है वह लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के पहले भी चिंता दर्ज किया गया था और अब ये आंकड़ा जो है 600 के पार निकल गया है। ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन क्या टारगेट अचीव करना चाहता है। तीसरी खबर है उत्तर कोरिया के मच्छरों से क्यों परेशान है दक्षिण कोरिया। दरअसल दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम हुआ था तो उसके बाद कुछ ऐसा क्षेत्र है, लगभग 4 किलोमीटर का चौड़ा ऐसा क्षेत्र है जो निर्जर इलाका है, जहां पर जंगल है और पानी है, तो वहां पर मच्छर लग रहे हैं और मलेरिया के मच्छर है। उससे क्या हो रहा है कि सैनिकों को मलेरिया की शिकायत हो रही है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथी बात है, पूर्वोत्तर में यह कहा गया है कि अब विदेशी नागरिक जो है प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पर अगर प्रवेश करते हैं तो उन्हें विशेष परमिट की आवश्यकता होगी, खास करके पूर्वोत्तर के 3 राज्य जिसमें नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की बात की गई है। अंतिम है, अमित शाह के खिलाफ जो है विशेषाधिकार हनन का नोटिस आया है। अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री, और इन्होंने हाल ही में बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर कुछ ऐसा टिप्पणी किया जिसको लेकर के सड़क से संसद तक काफी हंगामा हुआ और इसी चीज बात को लेकर के विशेषाधिकार नोटिस तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के द्वारा दिया गया। तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करते चलेंगे और एक एक चीजों को समझते चलेंगे। सबसे पहले जो बात है, पाकिस्तान बना रहा अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइल। जरा इस बात को देखिए अमेरिका के एक अधिकारी ने पाकिस्तान पर लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती है उसको विकसित करने का आरोप लगाया और यह कहा कि अगर ये लंबी दूरी का जो बैलिस्टिक मिसाइल है वह विकसित कर लेता है तो यह अमेरिका भी इसके जद में आ जाएगा। अमेरिका के डिप्टी एनएसए हैं जॉन फाइनर। दरअसल ये हाल ही में एक सभा में स्पीच दे रहे थे और फिर उन्होंने पाकिस्तान के इस कार्यक्रम को, या कह सकते हैं पाकिस्तान की इस मंशा को, अमेरिका के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया में 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं और ध्यान देना है, इसके साथ और जोड़ा कि वो अमेरिका पर मिसाइल से हमला भी कर सकते हैं। इस 3 देश में नाम गिनाया कि एक रूस, दूसरा चीन और तीसरा नॉर्थ कोरिया, और कहा गया कि ये तीनों देश जो हैं अमेरिका के विरोधी गुट के हैं। पाकिस्तान ने एडवांस मिसाइल तकनीक जो है वो हासिल कर ली है। इससे लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और बड़े रॉकेट मोटर्स जो है इसके परीक्षण भी इसमें शामिल किए गए हैं। अगर पाकिस्तान का ये रवैया जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास एशिया के अलावा अमेरिका तक हमला करने की शक्ति हो जाएगी और निश्चित तौर पर पाकिस्तान का यह कदम जो है अमेरिका के लिए एक नई चुनौती के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। अब पाकिस्तान की 4 डिफेंस कंपनियों पर बैन भी लगा दिया गया है। यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर लंबी दूरी की मिसाइल बनाने के आरोप में उसकी 4 डिफेंस कंपनियों पर कार्यकारी आदेश 13382 के तहत बैन लगाया था। इसमें पाकिस्तान की सरकारी जो एरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी कि एनडीसी भी शामिल है। ये बेहद महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, इस पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड इंटरप्राइजेज पर भी बैन लगा दिया गया है। बैन की गई चारों कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी टूल जो है वह मुहैया करा रही थी। यही यहां पर आरोप रहा भी इसका। शाहीन-1 मिसाइल, शाहीन-1 जो है पाकिस्तान के लिए बेहद खास है। नवंबर 2019 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शाहीन-1 मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया था। इसकी रेंज जो है 650 किलोमीटर है। ये सभी तरह के हथियार भी ले जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान शाहीन-2 और शाहीन-3 मिसाइल का परीक्षण भी पहले ही कर चुका है। कि अब इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका ने जब पाकिस्तान पर यह बात कहा और प्रतिबंध भी लगाए तो पाकिस्तान ने इसे पक्षपाती बताया। पाकिस्तान ने कहा कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक परिणाम लेकर के आएगा।
पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमताएं और उसकी संप्रभुता की रक्षा दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और पाकिस्तान का यह भी कहना है कि प्रतिबंध अगर लगाया जाता है तो प्रतिबंध शांति और सुरक्षा के उद्देश्य को हमेशा ही विफल करते हैं। और पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि उसके जो ये रणनीतिक कार्यक्रम है वो दरअसल 24 करोड़ लोगों का समर्थन प्राप्त करता है, यानी कि पाकिस्तान की जनसंख्या का वो हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि इसे कमजोर नहीं किया जा सकता है। अब चलिए अगले मुद्दे पर हम चलते हैं, और अगला मुद्दा क्या है कि चीन के परमाणु बमों की संख्या जो है वह 600 के पार पहुंच चुकी है। हाल ही में अमेरिका रक्षा विभाग ने बताया कि वर्ष 2024 के मध्य तक चीन के परमाणु बमों की संख्या जो है 600 के पार चली गई। अमेरिका रक्षा विभाग के अनुसार वर्ष 2030 के अंत तक चीन के पास कहा गया है कि 1000 से ज्यादा परमाणु बम होंगे। कब तक? 2030 तक, वर्ष 2030 के अंत तक, यानी कि केवल अब इसके लिए 6 साल है। और 6 साल में कहा जा रहा है 400 से अधिक परमाणु बम चीन और डेवलप कर लेगा। इनमें से कई को पूरी तरह से तैनात के मोड में रखे जाने की भी योजना है, यह भी अमेरिका के रक्षा विभाग ने बताया है। जिस तरह से चीन अपने परमाणु बमों का भंडार बढ़ा रहा है, अमेरिका का रक्षा विभाग का कहना है कि ना सिर्फ वो अमेरिका के लिए खतरा का कारण बन रहा है, बल्कि भारत भी इसके जद में आ रहा है। भारत के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है। अब यहां पर एक सवाल देखिए कि चीन जो है वह अपना लगातार परमाणु हथियार किस तरह से बढ़ा रहा है, उसको समझिए। 2023 की एक रिपोर्ट आई थी, तो इसमें यह संख्या 500 तक था। एक साल में चीन ने 100 परमाणु बम बना लिए, यानी कि 23 में 500, 600 भी कहा गया, तो एक साल के अंदर 100 परमाणु बम बना। और मैंने आपसे क्या कहा था, अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि 2030 तक ये 1000 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अगले 4 साल में ये मान के, या 6 साल में ये 400 के आसपास और बनाने वाला है। ये इससे भी अधिक हो सकता है। तो अमेरिकी रक्षा विभाग की सालाना रिपोर्ट बताती है कि चीन अपने फास्ट ब्रिड रिएक्टरों और पुनर्संसाधन सुविधाओं का उपयोग करके अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। और निश्चित तौर पर जो प्रौद्योगिकी है, तो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल यानी कि तकनीक का इस्तेमाल चीन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं कर रहा है, जबकि इसका इस्तेमाल जो है शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होना चाहिए था। अमेरिकी शहरों पर हमला करने की क्षमता किस तरह से डेवलप होगी, इसको समझिए। चीन एडवांस न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम विकसित कर रहा है। इसे अमेरिका के दीर्घकालिक चुनौती को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। पीपुल्स रिपब्लिक आर्मी की बढ़ती हुई न्यूक्लियर फोर्स इसे अमेरिकी शहरों, सैन्य सुविधाओं और नेतृत्व स्थलों को निशाना बनाने में सक्षम करेगी। ये जो है ना पीपुल्स रिपब्लिक आर्मी, ये दरअसल चीन की आर्मी को ही कहा जाता है। चाइना के आर्मी को इसी नाम से जाना जाता है। चीन की योजना ऐसे हथियार तैयार करने की है जो बहुत अधिक स्तर पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पास परमाणु हथियारों की जो चीज है जरा उसको समझते हैं। 18 मई 1974 भारत का पहला परमाणु परीक्षण होता है। वर्ष 1998 पोखरण परीक्षण होता है जिसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया। वर्ष 2003 भारत का परमाणु सिद्धांत नो फर्स्ट यूज नीति। नो फर्स्ट यूज नीति क्या है कि हम पहले किसी पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब समझ रहे हैं, इतने लंबे समय से पाकिस्तान ने एक तरह से छद्म युद्ध भारत के खिलाफ छेड़ रखा है, लेकिन भारत ने हमेशा ही धैर्य का परिचय दिया। कभी भी परमाणु हथियार संपन्न देश होने के बावजूद अपने इस शक्ति का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया। ये क्या कहता है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी कि हम पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमें जरा भी इस बात का शंका हुआ या हमें लगा कि हम पर कोई परमाणु हथियार से हमला करने वाला है तो उसको तो हम खत्म करेंगे ही, और फिर हम उस देश पर हमला भी करेंगे, वो भी परमाणु हथियार के द्वारा। तो ये होता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। भारत के पास अभी लगभग 172 परमाणु हथियार है, पाकिस्तान से 2 ज्यादा हो गया। पाकिस्तान के पास 170 है, भारत ने थोड़ा ज्यादा किया है हाल ही में। भारत के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु लॉन्च करने की क्षमता है, इसीलिए इसे परमाणु ट्राइड क्षमता कहा जाता है। ट्राइड क्षमता कहने का मतलब तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि तीनों जगह कहने का मतलब है कि जमीन से भी, हवा से भी और समुद्र से भी। तो ये भारत ने ये क्षमता जो है वो हासिल कर लिया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके पहुंच जाते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के इशू पे। अब जरा सोचिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ही कोरिया प्रायद्वीप के देश हैं। दोनों के बीच लंबे समय से देखेंगे तो एक ऐतिहासिक रूप में विवाद रहा है। अब इस विवाद में एंट्री हो गई है
मच्छरों की। और मच्छर जो है वह परेशान कर रहे हैं सेना को, वह जो है मलेरिया जैसी बीमारियां लेकर के आ रहे हैं। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो अलग करने वाली जो बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री पर जो सुरक्षा बल जो खड़े हैं, इनको वहां की निगरानी करना पड़ रहा है। 24 घंटे ये तैनात रहते हैं और मच्छरों के वजह से इन्हें मलेरिया हो जा रहा है। ये निगरानी उपकरण जो है, अब बड़ा समझिए, निगरानी उपकरण का क्या काम होता है? वह मिसाइल पर नजर रखता है, पड़ोसी या विपक्षी दलों के सैन्य गतिविधि पर नजर रखता है। लेकिन ये निगरानी टूल्स जो हैं, डिवाइसेस जो हैं, ये ऐसा आजकल नहीं कर रहे हैं। ये मच्छरों पर नजर रख रहे हैं और मलेरिया वाले मच्छरों को लगातार पकड़ भी रहे हैं। अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा के लिए दशकों के बावजूद आज तक दक्षिण कोरिया के लिए मलेरिया मुक्त होना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। मलेरिया मुक्त स्टेटस आज तक दक्षिण कोरिया हासिल नहीं कर सका है। इसका मुख्य कारण कहा जा रहा है उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया के नजदीक जो ये दोनों देशों के बीच ये जो कुछ निर्जन जगह पड़ा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि उत्तर कोरिया इससे प्रभावित नहीं है। उत्तर कोरिया में भी मलेरिया जो है वह आम बीमारी है। हर दूसरे व्यक्ति को आपको ये देखने को मिल जाएगा। दक्षिण कोरिया इस वर्ष जो है मलेरिया को लेकर के अपने देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित किया था, चेतावनी जारी किया था। तो मलेरिया का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर के कहते हैं कि अगर उत्तर और दक्षिण कोरियाएं जो अभी भी तकनीकी रूप से युद्ध में ही हैं, अगर एक साथ ये काम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में स्थिति और खराब हो जाएगा। और दोनों देशों की सेना जहां पर है, इस भूमि अगर मान लेते हैं ये बॉर्डर है, तो जैसा मैंने कहा ये जो है इधर नॉर्थ कोरिया, इधर साउथ कोरिया है, तो ये जो है तकरीबन 4 किलोमीटर का एक निर्जन पट्टी है। 250 किलोमीटर लंबी सीमा है यहाँ पर दोनों देशों के बीच, 250 किलोमीटर लंबी सीमा, और ये 4 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो इसमें कुछ भी काम नहीं होता है। यहाँ पर हरे भरे जंगल है, आर्द्रभूमि है, यहाँ कोई इंसान भी नहीं जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1953 में कोरियाई युद्ध के बाद जब युद्ध विराम हुआ था तब इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पर बारूदी सुरंग डाले हुए हैं हर जगह, तो सीमावर्ती क्षेत्र में कोई जाता ही नहीं है। मच्छरों के प्रजनन के लिए ये सबसे अच्छा जगह इसीलिए मिलता है, इसीलिए यहाँ पर मच्छर जाते हैं, दिखे जाएंगे। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर भी उसमें शामिल हैं। और ये मलेरिया वाले मच्छर जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पर है, तो ये इधर या इधर 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकते हैं। इस बात को समझिए, 12 किलोमीटर तक दूरी तक जा सकते हैं। कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी के वैज्ञानिक हैं किम हॉन वू। उनके अनुसार यहाँ पर जो इस एरिया में है पानी जमा रहता है और यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। अब समझिए, पानी जमा रहना मच्छर के लिए बहुत अच्छा, एकदम फेवरेट जगह। और जंगली जानवर हैं, ये क्या? तो उस जंगली जानवर का खून पिएंगे तो भोजन भी उपलब्ध हो गया रक्त के रूप में, ठीक है। और फिर यह आराम से वो यहाँ पर अंडे भी देते हैं। इस वजह से यहाँ समस्या जो है वह ज्यादा गंभीर होता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, यह एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कीट नियंत्रण ही किया जा सकता है, यह भी यहां पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जैसे जैसे मच्छर की आबादी यहां पर बढ़ रही है, वहां पर जो तैनात सैनिक हैं उसमें मलेरिया के जो शिकायत है वह भी देखा जा रहा है। और आधिकारिक आंकड़ा अगर माने तो पिछले दशक में दक्षिण कोरिया के लगभग 90% मलेरिया रोगी जो है इसी जोन के सेना ही है, इसी क्षेत्र के संक्रमित होने वाले लोग हैं। अन्य क्षेत्रों में ऐसे मामले इक्का दुक्का आता है, दुर्लभ ही देखने को मिला है। अब बात करते हैं, लौट करके आते हैं भारत में और चलते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर 7 सिस्टर्स है, हमारा एक छोटा सा भाई सिक्किम भी है। वहां पर हम 3 राज्यों की मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें एक नागालैंड है, दूसरा मणिपुर है और तीसरा मिजोरम है। अब क्या हो गया है इस जगह पर, यह समझने की हम कोशिश करेंगे। और कहा गया है कि यहाँ पर इन जगहों पर विदेशी जो पर्यटक हैं वह निर्बाध रूप से नहीं एंट्री ले सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के कारण उत्पन्न जो सुरक्षा चिंता हुआ है उसे मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था फिर से लागू कर दी है। मणिपुर में विदेशी दखल को लेकर के
सरकार के पास, होम मिनिस्ट्री के पास कुछ इनपुट था, उस इनपुट के आधार पर ही यह काम किया गया है। इसके तहत 3 पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले विदेशियों को सरकार से पूर्व अनुमति और विशेष परमिट लेना होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वो जाते हैं तो उन्हें विशेष परमिट लेना होगा। इसी आधार पर वे जा सकते हैं। 14 साल के अंतराल के बाद ये छूट वापस लिया गया है। यानी कि म्यांमार सीमा से लगे ये 3 जो राज्य हैं, यहां पर 2010 ईस्वी में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था यानी कि PAR में 1 साल की ढील दी गई थी। बाद में इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था और नवीनतम PR आदेश जो है 16 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जिसको 2027 तक जारी रखना था। लेकिन हाँ, ये एक इशू था कि पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए यह काम किया गया था। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी विदेशी को संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है जब तक कि यात्रा को उचित ठहराने के लिए उनके पास कोई ठोस कारण न हो। उन्हें विदेशी संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के अनुरूप आवश्यक संरक्षित क्षेत्र परमिट यानी कि PAP जो है वह पूर्व से ही प्राप्त करना होगा। इस मैप के जरिए चीजों को समझिए। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये हुआ नागालैंड का बॉर्डर जो कि यहां म्यांमार से मिलता है। यहां पर से जो है मणिपुर का बॉर्डर जो कि म्यांमार से मिलता है और यहां से मिजोरम का बॉर्डर जो कि म्यांमार से मिलता है। टोटल अगर इधर भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह को भी जोड़ देंगे तो तकरीबन आपको देखने को मिलेगा कि 1643 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नॉर्थ ईस्ट के ये कुछ स्टेट जो है म्यांमार से साझा करते हैं। म्यांमार में अभी जो है चुनी हुई सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार। आंग सान सूची को जेल में डाल दिया गया और उनकी पार्टी भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। कुल मिलाकर के सेना का नियंत्रण है और हाल ही में रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि सेना का नियंत्रण भी वहां पर कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि विद्रोही गुट है लगातार वहां पर सेना पर अटैक कर रहा है और उसकी मदद जासूसी कर रहे हैं, जासूसी करने वाले लोग कर रहे हैं। तो ये अलग तरह की समस्या बन करके ये क्षेत्र में उभरा है। इसीलिए और दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि पिछले वर्ष से मणिपुर में क्या चल रहा है। यहाँ पर जो है निर्जातीय संघर्ष किस तरह से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये सारी चीजें भारत सरकार को, जो गृह मंत्रालय है, उसको करना पड़ा। विदेशों विषयक अधिनियम 1946 के अंतर्गत निर्मित एक प्रमुख नियामक ढांचा है। यह कानून भारत के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशियों के आवागमन को नियंत्रित करता है। जैसा कि हमने वह क्षेत्र आपको मैप के जरिए ये संवेदनशील क्षेत्र जो है वह दिखाया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना और इन क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, क्योंकि ये जो स्टेट है ना, यहाँ सभी शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, जनजाति समुदाय रहते हैं, चाहे वो नागा हो जाए, कुकी हो जाए, मैती हो जाए, मिजो जनजाति हो जाए। तो इनके अपना ट्रेडिशन है, इनका अपना कल्चर है। ये नहीं चाहते कि कोई बाहरी आकर के इनके कल्चर को छेड़छाड़ करे। तो यही बातें यहाँ पर सरकार ने भी ध्यान रखा है। किसी राज्य की इनर लाइन और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके बीच? इनर लाइन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इसके बीच को। ठीक है। विदेशी नागरिक यदि इन क्षेत्रों में जाते हैं तो केवल संरक्षित क्षेत्र परमिट के साथ ही उन्हें प्रवेश करने दिया जाएगा। इनर लाइन और मून जनजातियों के कब्जे वाले इलाकों के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है। अगर इस क्षेत्र में जाना है तो बिना पूर्व अनुमति लेने बिना नहीं जाया जा सकता है, यानी कि प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट होना उनके पास जो है वह आवश्यक है। संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार भी किया गया है, जैसे कि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। मणिपुर की चर्चा हमने किया, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, आंशिक रूप से भी ये कई जगह पर है। लेकिन इसके अलावा भी कई स्टेट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, ये भी सीमावर्ती है। उत्तराखंड में भी आपको देखने पड़ेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी ये देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और राज्य है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, वह है राजस्थान। तो यहाँ पर भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। अब जरा बात करते हैं संरक्षित क्षेत्र परमिट यानी कि PAP के विषय में। यह एक विशेष प्रकार का परमिट है जो विदेशियों को भारत के संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने की जो है अनुमति देता है। यह परमिट विदेशी संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के तहत जारी किया गया। अब इसके बिना कोई भी विदेशी नागरिक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इन क्षेत्रों में कोई भी अवांछनीय गतिविधि ना हो और इस क्षेत्र की जो संस्कृति है, यहाँ के जो कल्चर और ट्रेडिशन है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। यह भी एक कोशिश रहता है।
संरक्षित क्षेत्र परमिट को हटाना और लागू करना कैसे होता है, जरा इसके विषय में समझते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास, खनन या किसी अन्य विकास गतिविधि को अगर चलाना है तो इसके लिए हटाया जा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा सकता है, या वहां के जो जनजाति अगर कहते हैं, खास करके आजीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है, तब भी परमिट हटाया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार के लिए, नीतिगत निर्माण कुछ ऐसे पॉलिसी मेकिंग के लिए करना है, तब भी होता है। देखिए, पड़ोसी देशों से जो होने वाली घुसपैठ है, उससे उत्पन्न होने वाली जो सुरक्षा चिंताएं हैं, इसके कारण कुछ क्षेत्रों में इस व्यवस्था को पुनः भी लागू किया जा सकता है। ये सारी बातें जो है यहाँ पर इससे संबंधित है। अब लौटते हैं, सीधे चलते हैं देश के पार्लियामेंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर सेशन कल ही खत्म हुआ है, यानी कि 20 दिसंबर तक विंटर सेशन था। तो अमित शाह के खिलाफ जो है इसी के दरमियान विशेषाधिकार नोटिस जारी किया गया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कुछ टिप्पणी किया गया, जिसको लेकर के नाराजगी दर्ज की गई, और उसी के खिलाफ जो तृणमूल सांसद हैं उन्होंने विशेषाधिकार नोटिस जो है दिया। ये जो कुछ बातें उन्होंने कहा था, इसी को लेकर के जो टीएमसी नेता है डेरेक ओब्रायन, उन्होंने इसके लिए जो रूल 187 है, राज्यसभा का प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, ठीक है, राज्यसभा में ये हुआ है। तो रूल 187, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत चर्चा में आया है, जरूरी होगा आगे चल करके, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि इससे संसद की जो विरासत है, उसकी जो गरिमा है, उसको निश्चित तौर पर ठेस पहुंचा है। अब जरा बात करते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव के विषय में। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार संसद के कामकाज के संचालन के लिए संसद सदस्यों या जिनको आप सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपीज कहते हैं, इनको दिया गया कुछ अधिकार है। यदि इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो उस अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है ना। किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सदन का अध्यक्ष या तो इसे स्वीकार कर लेता है या विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाता है। अब विशेषाधिकार समिति के पास मान लीजिए मामला चला गया, तो यह एक अस्थायी समिति होता है जिसका कार्य जो है अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। अर्ध न्यायिक प्रकृति मतलब ये जांच वगैरह भी करते हैं। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की अगर विशेषाधिकार समिति होता है तो इसमें 10 सदस्य होते हैं। इन्हें समय समय पर सदन के अध्यक्ष द्वारा ही नामित किया जाता है। ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। ये समिति जो है अध्यक्ष सभापति द्वारा संदर्भित जो भी विशेषाधिकार के उल्लंघन से जुड़े प्रत्येक प्रश्न है उसकी जांच करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर सदन को उचित सिफारिश भी देते हैं। चलिए जरा संसदीय विशेषाधिकार को समझते हैं। अनुच्छेद 105 संविधान का देखेंगे तो इसके माध्यम से सदस्यों को संसदीय बहसों से निडरता से भाग लेने के लिए, ताकि वो किसी बिना डर के, किसी प्रभाव या दबाव में आए बिना अपने काम जो है कर सके। इसके लिए इन सदस्यों को उन सभी दीवानी या जो आपराधिक कार्रवाई के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है जो संसद में उनके दिए गए भाषण या मत से संबंधित होता है, यानी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 के अनुरूप विशेषाधिकार से संबंधित है। ये संसदीय विशेषाधिकार जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है सामूहिक और दूसरा होता है व्यक्तिगत। अब ये सामूहिक क्या होता है? इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का पूरा अधिकार होता है। दूसरा अगर बात करेंगे व्यक्तिगत विशेषाधिकार का, तो संसद सदस्यों को संसद की कार्यवाही के दौरान संसद सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले तथा अगर संसद सत्र जो समाप्त हुआ है उसके 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि 20 दिसंबर को संसद का सत्र समाप्त हो गया तो 40 दिन तक इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है, ध्यान देना है। आपराधिक तथा जो प्रतिबंधित निषेध वाले मामले हैं उसमें यह नहीं दिया गया है। उन्हें भाषण में देने की, जो संसद में उन्होंने भाषण दिया है उसकी पूरी तरह से स्वतंत्रता होता है। कोई भी संसद सदस्य या जो भी समिति के समक्ष उन्होंने वक्तव्य दिया है या अंदर मतदान किया है, इसके लिए किसी भी न्यायालय के किसी भी कार्रवाई में वो जिम्मेदार भी नहीं होंगे, ठीक है। यह स्वतंत्रता जो है संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्रवाई के नियम एवं अस्थायी आदेश के संचालन से संबंधित माना जाता है। तो कुल मिलाकर के अब ये देखा जाएगा कि यहाँ पर जो है अमित शाह जी के ऊपर जो विशेषाधिकार हनन का मामला गया है, अब इस पर जांच होना है और जांच होने के बाद यदि चीजें होता है तो कार्रवाई की जाएगी, सही पाया गया। कार्रवाई के तहत बहुत सारी चीजें होता है कि जो अध्यक्ष होते हैं, कई बार सभापति जहां अगर राज्यसभा में गया है तो फटकार लगा सकते हैं, है ना, निलंबन कर सकते हैं, है ना, और या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो अमित शाह पर जो भी कार्रवाई होगा वो समय के साथ देखा जाएगा।
इस सप्ताह ये 5 ऐसा बड़ा मुद्दा रहा है जो बेहद चर्चा में रहा है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। अपना बेहद ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।